So we'll go ahead with next question. Question number 10. At first minimum, जैसे first minimum सुना आपने तो conditions याद होने चाहिए आपको. First minimum मतलब diffraction pattern की बात हो रही होगी. तो at the first minimum adjacent to central maximum of single slit diffraction pattern, the phase difference between the Huygens wavelet from the edge मतलब extreme वाला of the slit and the wavelet from the midpoint. याद है आपको थ्योरी में ही बता दिया था मैंने कि जो ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, इनके जो वेवलेट्स है मतलब वेव्स है, इसमें पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा टू प्रोड्यूस मिनिमा. लिखा था ना पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा. तो पहले मिनिमा के लिए कितना हो गया, एन इक्वल टू 1, तो कितना हो गया लैम्डा. तो पहले और आखिरी मतलब एक्सट्रीम वेव्स में लैम्डा है, तो पहले और मिड पॉइंट में कितना है लैम्डा बाई 2. और लैम्डा बाई 2 यू शुड नो लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू पाई फेज डिफरेंस. नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, वैसे याद होना चाहिए. पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू, या फिर डायरेक्टली फेज डिफरेंस लिख देता हूँ, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस. अब क्योंकि एक्सट्रीम रेज में और मिड पॉइंट में लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होता है, तो इट करस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ पाई. ऑप्शन नंबर बी. टू सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल, और ये नीट का पीवाईक्यू है, इट इज वेरी सिंपल. तो कुछ लिखना ऐसा नहीं है, ये तो ओरली सॉल्व होना चाहिए था. और आपको वैसे ही पता होता है लैम्डा मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट, और क्रेस्ट टू क्रेस्ट मतलब 2 पाई. तो लैम्डा बाई 2 ये 2 पाई का आधा मतलब कितना पाई. अगला क्वेश्चन, ये भी जोक है. फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, diffraction is produced by a single slit whose width A is of the wavelength दिया नहीं है, of the wavelength lambda of light. If D is the distance of the screen from the slit, the width of central maxima will be, हमने derive किया क्लास में, what is width of central maxima? 2D lambda by 2 lambda D by A. ये सब कुछ हमने थ्योरी में ही कर लिया था, मैंने आपको बताया भी था कि ये थ्योरी दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं नीट के. अगला क्वेश्चन, लीनियर एपर्चर whose width is 0.02 सेंटीमीटर, मतलब ए की वैल्यू दी है, इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर. तो विड्थ के जस्ट बाद एक लेंस रखा है जिसका फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है. द एपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली by a parallel beam of wavelength 5 × 10⁻⁵ centimeter. The distance of the first dark band of the diffraction pattern from the center of the screen is. Diffraction pattern कौन सा पहले समझ लो. Is that a diffraction pattern? Yes. Distance of the first dark band मतलब first minima from the center is half of the width. Central maximum का width कितना है 2 lambda d by a, वो 2x था अगर याद होगा तो उसका आधा. लैम्डा डी बाई ये होता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है आपको, राइट. तो ये एक्स आता है लैम्डा डी बाई. सिंपल का क्वेश्चन है. और आपको क्या पूछा है, आपको वेवलेंथ दिया है क्या? यस. नहीं, वेवलेंथ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ दिया है वेवलेंथ दिया है 5 × 10⁻⁵. और बाय द वे ये आंसर सब सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर में ही रखो. और d की जगह पे तुम f लिख सकते हो, मैंने ये भी बताया था आपको, d और f इक्वल होता है. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द फोकल लेंथ दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम, ये बताया था मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में. तो वी हैव डन दिस इन थ्योरी, d एंड f आर अप्रोक्सीमेटली सेम. तो f कितना दिया हुआ है आपको, f इज 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर. एपर्चर कितना दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻². हो गया ये 1 जा एंड हाउ मच 30 जा. 30 का 0 इसको दे दो 10⁻⁴, और नीचे 10⁻² है, तो ऊपर 10⁻² बचेगा. तो 15 × 10⁻² मतलब 0.15 आंसर आना चाहिए. 0.15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए. डन. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu. At a particular angle of incidence, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other.
तो तुमको याद होना चाहिए, हमने देखा था ब्रूस्टर्स लॉ, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तब रिफ्लेक्टेड बीम क्या होता है, कंप्लीटली पोलराइज्ड। और वो कौन से एंगल पे होता है, ब्रूस्टर्स एंगल पे। तो इफ यू डू नॉट रिमेंबर, आई विल जस्ट वेरी क्विकली रिवाइज दैट। ये है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, फिर हमारे पास यहाँ से ये रे आ गया विच इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट का पार्ट, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, एक पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। तो इफ यू रिमेंबर, जब ये दोनों में एंगल एग्जैक्टली 90 बनता है तो रिफ्लेक्टेड बीम प्लेन पोलराइज्ड होता है और रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज्ड होता है, और ये सब होता है फॉर अ एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स एंगल। गुड, ओके। देन अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of reflectance is mu at a particular angle of incidence I। तो ये angle of incidence को I बोला है। It is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following options is correct for this situation? Do you remember Brewster's law? You had tan theta, यहाँ पे theta is I equals to क्या था, क्या था, mu था। तो I क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू आएगा। वो खत्म हो गया है क्या? ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ और बोला है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या नया चीज आ गया फिर, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो थोड़ा डिटेल बता देता हूँ मैं। डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, थ्योरी में मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स ऐसा इमेजिन कर लो। इमेजिन देयर आर टू कंपोनेंट्स हियर। जस्ट अ मिनट। यस, आई हैव टोल्ड यू कि इमेजिन कर लो कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक ये कंपोनेंट है पैरेलल और एक है परपेंडिकुलर। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये अनपोलराइज्ड लाइट था। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि यहाँ पे एक ही कंपोनेंट जाता है, और मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट जाता है। तो दिस टाइम फॉर यू टू नो विच कंपोनेंट गोज, विच इज दिस, पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये इंसिडेंस प्लेन को पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चेक करो, ऑप्शन बी ही दिया होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, पैरेलल कंपोनेंट नहीं जाता है। हाँ, तो दिस इज थ्योरेटिकल, तो यू शुड नो। डन, सॉल्व करने से तो कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Two polarides P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other। दो पोलराइड्स है, दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलर है, एक का ऐसा तो दूसरा ऐसा है 90 डिग्री। फिर बोला है अनपोलराइज्ड लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1। पहले पे एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुआ, और थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2 सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एंगल 45 विद दैट ऑफ P1। P1 के साथ 45 तो P2 के साथ भी 45 ही होने वाला है। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू, थॉट नहीं, थ्रू P2 इज, थॉट नहीं हो, थ्रू P2 इज। मैं इसको ना डायरेक्टली सॉल्व करके देता हूँ अभी। आई विल नॉट ड्रॉ दिस पोलराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है पहला पोलराइड P1 का एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ P1। देन यू हैव दिस एज द सेकंड पोलराइड P2। तो पहला पोलराइड और दूसरा पोलराइड, इन दोनों के बीच में एक तीसरा पोलराइड रख दिया, इन दोनों के बीच में एक तीसरा ही पोलराइड रख दिया, और उसका जो एक्सिस है वो 45 डिग्री बना रहा है फर्स्ट के साथ। फर्स्ट के साथ, पहले के साथ 45 है तो दूसरे के साथ भी 45 ही होगा। इसको θ1 बोल देते हैं, इसको θ2 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो लाइट था उसका इंटेंसिटी कितना था, I0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर डू यू रिमेंबर, पहली बार जब लाइट एक पोलराइड से पास होता है तो इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ, याद है क्या? यस, तो I1 बिकम्स I0/2, और यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी आएगा उसको मैं I3 बोल रहा हूँ। बी वेरी केयरफुल विद दिस। I3 इक्वल्स टू
I1 इसके पीछे कौन है देखना पड़ता है, cos स्क्वायर थीटा 1 है ना, थीटा 1 बोला है ना मैंने इन दोनों के एक्सिस को, इन दोनों के एक्सिस में जो एंगल उसको क्या बोला है, थीटा 1, थीटा 1। गुड। फिर यहाँ पे जो लाइट आएगा, यहाँ पे जो लाइट आएगा वो कौन होगा, I2 इक्वल्स टू I3 cos स्क्वायर थीटा 2। गुड। तो यू हैव I2 equals to I3, but I3 equals to I1 cos square theta 1 and cos square theta 2. So I2 equals to, but what is I1? I0 by 2 cos square 45 और ये भी cos square 45। What is cos 45? 1 by root 2, उसका स्क्वायर 1 by 2 और 1 by 2, मतलब कितना हो गया, I0 by 8। तो आंसर इज I0 by 8, ऑप्शन नंबर सी। डन। So it is time for us to switch to PYQs of JEE Main. So we'll switch to PYQs of JEE Mains. As usual, we will do class-based questions first. We'll start with first question. To demonstrate the phenomena of interference, we require two sources which emit radiation. बहुत simple है ये। बताओ। Of the same frequency and having a definite phase relation, because the two sources should be coherent. Option A. So option number A, very simple. अगला क्वेश्चन, टू कोहेरेंट, ये सॉल्व तो नहीं करना लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट। टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस S1 and S2 are separated by distance d. The fringes obtained on the screen will be points, straight lines, semicircles, concentric circles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दिस। हमने अब तक जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था उसमें एक स्क्रीन था और जो स्लिट्स थे दे वेयर परपेंडिकुलर, है ना, टू द डायरेक्शन, मतलब बेसिकली स्लिट्स वेयर समथिंग लाइक दैट। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, सिर्फ सेंटर, ओनली सेंटर इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू सोर्सेस, फ्रॉम द टू स्लिट्स। इसके लिए सेंटर पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा ना, उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते नहीं है, उसको बोलते हैं ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड, n इक्वल टू 0 ऑर्डर का ब्राइट बैंड। उसके बाद सेंटर को छोड़ के कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। फिर उसके बाद जो भी होगा तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न। जहां जहां पे लाइट कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2, जहां जहां पे पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा होगा वहां वहां कंस्ट्रक्टिव होगा, ब्राइट होगा। जहां जहां पे 2m-1 लैम्डा बाई 2 होगा या फिर 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा वहां पे क्या होगा, डार्क बैंड्स होंगे। तो यहाँ पे जो ब्राइट और डार्क बैंड्स है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। Look at the orientation of the slits. The light is falling perpendicular to the screen, at the screen. अब अगर मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, अब मैंने ले लिया स्क्रीन ऐसा और जो स्लिट्स है, स्लिट्स दे आर समथिंग लाइक दिस। तो स्लिट्स आर समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे भी दो स्लिट्स का डिस्टेंस d था और इस केस में भी दो स्लिट का डिस्टेंस d है। सिर्फ एक स्लिट S1 ऐसा है, दूसरा ऐसा है। तो यू विल हैव टू थिंक, आंसर इज वेरी सिंपल। इस केस में जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, विल इट बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, विल इट बी पॉइंट्स, विल इट बी सेमी सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन विद रीजन। बताओ। बताओ। अरे इट्स टू सिंपल, जितना तुमको डिफिकल्ट लग रहा है उससे बहुत सिंपल है। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, सर्कल के शेप में आएगा ना ये। लुक, थोड़ा सा तुमको इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये 3D को मैं 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर शायद तुमको इमेजिन कर पाओ शायद। जो स्क्रीन है ना, अब मैं उसको 3D फॉर्म में इमेजिन कर लेता हूँ। ये हो गया स्क्रीन।
यहाँ से ये हो गया आपके दो स्लिट्स S1 and S2. The light coming from S1 and S2, maybe I'll say कि यहाँ से आया लाइट और यहाँ से आया लाइट, मे बी इन दोनों में पाथ डिफरेंस लेट अस से इट इज लैम्डा. So what is the condition, what is the point formed? ब्राइट की डार्क. पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो तो ब्राइट की डार्क. ब्राइट, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा? ब्राइट. क्या बनेगा ये? ब्राइट. सही है, बराबर. देयर विल बी मोर सच पॉइंट्स, there will be more such points which are the same distance from the axis where you will get the same condition. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे जहां पे सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. तो एक पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, सबको ज्वाइन कर लो. क्या बन गया? सर्कल. इमेजिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये 2D है. हम लोग 2D में 3D ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं. इमेजिन करो सामने ये जो वॉल है ये स्क्रीन है, यहाँ पे दो आपके पास स्लिट्स है. यहाँ से जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, उधर स्क्रीन के एक पार्ट में पार्ट डिफरेंस जितना होगा वो ब्राइट को करस्पॉन्ड करता है. तो इस साइड में भी वही पार्ट डिफरेंस पे ब्राइट आएगा, ऊपर भी सेम पार्ट डिफरेंस में ब्राइट आएगा, नीचे भी आएगा. तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा. तो जब ऐसे स्लिट्स रखे हो तो क्या बनता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं. इट इज जस्ट इमेजिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I. तो पहले सोर्स का इंटेंसिटी है I, दूसरे का 4I. इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन. द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2 एट पॉइंट A एंड π एट पॉइंट B. तो दो पॉइंट दिए हुए हैं, A पॉइंट पे π/2 का फेज डिफरेंस है और B पॉइंट पे π का फेज डिफरेंस है. Then the difference between the resultant intensities at A and B is difference between the resultant intensities at A and B. So I will give you two methods for this. Method 1 has orally भी होता है सॉल्व. What is resultant intensity का फॉर्मूला in terms of intensity? I1 plus I2 plus 2I1 I2 इसका रूट कॉस ऑफ फेज डिफरेंस. अब क्योंकि I1 की वैल्यू I दी हुई है, I2 की वैल्यू 4I दी हुई है, 2 इंटू I इंटू 4I इंटू कॉस 5. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया 5I प्लस 2 4I स्क्वायर कॉस 5. तो दिस इज इक्वल्स टू 5I प्लस हाउ मच इज दिस? कितना ये? 2I. 2I और 2I 4I. 4I कॉस 5. ये आ गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी. अब A पॉइंट पे at point A you will have IA equals to 4I plus 5I plus 4I. Okay, 5I plus 4I 5I plus 4I cos of how much is phase difference? π/2. What is cos of π/2? 0. तो A पे आ गया 5I, right? Then B पे you will have 5I plus 4I cos of pi. What is cos pi? -1. तो 5I minus 4I equals to I. तो B पे आ गया I और A पे आ गया 4I. तो डिफरेंस इन इंटेंसिटी इज IA minus IB which is 5I minus I which is equals to 4I. करेक्ट. ये मेथड 1 था जो बहुत लंबा मेथड है जो हमको नहीं यूज करना है. सिर्फ बता दिया मैंने, लेकिन मेथड 2 इज फार सिंपल. अब जो मैं मेथड 2 बता रहा हूँ वो मैं तुमको जनरल मेथड बता रहा हूँ. जनरल मेथड मतलब ऐसे टाइप की कोई भी क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो सकता है. एनी क्वेश्चन ऑफ सच टाइप. देखो ऐसा है ना कि जब तुम IR का फॉर्मूला लिखे, फिर तुमने A के लिए अप्लाई किया और B के लिए अप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे. तो सब्ट्रैक्ट करो तो लॉजिकली सोचो ये 5I तो कैंसिल होने ही वाला है ना. सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5I और 5I माइनस होगा कि नहीं होगा. तो उसको लिख क्यों रहे हो? फिर उसको लिखना ही नहीं. फिर राइट, फिर क्या करना? उसको लिखना नहीं तो क्या करना? डायरेक्टली लिख देना रिजल्टेंट डेल्टा I. डायरेक्टली लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो पता है? 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ 5/1 माइनस कॉस ऑफ 5/2.
स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये एक इक्वेशन ए पॉइंट के लिए और बी पॉइंट के लिए, तो I1 I2 तो कैंसिल होने वाला है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से इतना पार्ट लिखो, और उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। मैंने phi1 पहले लिखा, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ phi1 हियर, π/2, और phi2 कितना था, पाई, राइट। नॉर्मली क्या होता है ना, साइन के केस में साइन एंगल बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पे उल्टा होता है, एंगल बढ़ने के साथ कॉस की वैल्यू कम होती है। तो कॉस ऑफ π/2 ये कॉस ऑफ पाई से बड़ा नंबर है क्योंकि वो 0 है, और कॉस ऑफ पाई -1 है। तो कॉस आने की वजह से कॉस ऑफ स्मॉल फेस वैल्यू माइनस कॉस ऑफ लार्ज फेस वैल्यू, उल्टा लिखा है इसको मैंने, जानबूझ के ऐसा लिखा है। अब अगर ऐसा लिखोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था आपका 2√i 4i cos ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस पाई, हो गया आंसर खत्म। 4 का रूट 2 और ये 2, 4 i² का रूट i, कॉस ऑफ पाई 0 और ये -1 आ गया, तो हो गया आंसर 4i, डायरेक्ट। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए पॉइंट पे फेज डिफरेंस 0 होता, पहली बात तो फेज डिफरेंस 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और दूसरे पॉइंट पे पाई होता, पाई, तो आंसर क्या था, cos ऑफ 0 इज 1, cos ऑफ पाई इज -1, 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो 2, तो 8 आए, राइट। और इसको मैं थोड़ा और भी मॉडिफाई करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल I1 is I, I2 is 25i, I1 is I2 is 25i, तो I1 is I और 25i स्क्वायर रूट 5i और बाहर था 2, 10i, और सेम केस सॉल्व करोगे π/2 और पाई वाला तो 10i, अगर 0 और पाई वाला 20i, तो ये डायरेक्टली आपके आंसर्स आएंगे यहाँ से, इसलिए दिस वे इज बेटर ऑफ। इतना सब सॉल्व मत करना, अभी ये बताना पड़ता है क्योंकि बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में सब देखे रखा है ऐसा, विल डू दैट वन। A Young's double slit experiment uses a monochromatic source. The shape of interference fringes formed on the screen is, normally जैसे मैं तुमको बताया, normally slits are like that। तो जब आपको डायग्राम देके ऐसा बताया नहीं हो कि स्लिट तुमने ऐसा लगाया, तब तक फ्रिंजेस आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन डन। अगला क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज डबल, तो जो वेवलेंथ तुम यूज करते उसको डबल कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज हाफ ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस, तो स्मॉल डी को हाफ कर दिया, मतलब d/2 कर दिया। The resultant fringe width becomes, अच्छा 4 times, ठीक है। Fringe width is lambda capital D by small d, तो fringe width is proportional to lambda by d। अब β2 by β1 is lambda 2 by lambda 1 d1 by d2, वैल्यू को क्या किया, डबल किया, ओके। तो β2 by β1 is 2 lambda 1 upon lambda 1 d1, और इस d को हाफ कर दिया तो d1/2 आ गया, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स, तो β2 by β1 is 4 टाइम्स, तो therefore β2 is 4 β1, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and an unknown wavelength illuminates Young's double slit and gives rise to 2 overlapping interference pattern on the screen. The central maxima of both lights coincide, तो सेंटर का तो सेंटर मैक्सिमा दोनों का सेम जगह पे है। Further, it is observed that the third bright fringe of known light coincides with fourth bright fringe of unknown light. From this data, the wavelength of unknown light is, it is a joke, अगर आपको कल के 2 क्वेश्चन याद होंगे तो,
तो कल मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो अलग अलग वेवलेंथ हो तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं, और क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है तो फ्रिंज विड्थ भी अलग अलग है। मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया था, मैं एक बार वापस डायग्राम दिखा देता हूँ, बट इसके बाद से हर बार वी कैन नॉट डू द सेम थिंग। ये स्क्रीन है, देन आई टोल्ड यू कि मान लेते हैं कि एक वेवलेंथ, तो ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ का सेंट्रल फ्रिंज है, ये दूसरा वेवलेंथ है, ये दूसरे का सेंट्रल फ्रिंज है। ओके, देन दिस इज द सेंटर, सो आई विल मार्क डाउन द सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। फिर एज आई टोल्ड यू कि क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस वेवलेंथ का, इसको लैम्डा 2 बोल रहा हूं, इसका n2 नंबर का ब्राइट बैंड और सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, at some particular distance you will find, what you will see is this, इसका लैम्डा 1 का n1 नंबर का ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये xn1 है और ये डिस्टेंस xn2 है, ये दोनों इक्वल हो गए। और मैंने आपको यहाँ से एक कंडीशन बना के दी थी, x इक्वल्स टू n लैम्डा डी बाई डी होता है, कैपिटल डी स्मॉल डी कांस्टेंट है, तो x इक्वल्स टू n लैम्डा कांस्टेंट हो जाता है। तो हमने कंडीशन ऑब्टेन किया था n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। बस वही क्वेश्चन है, लैम्डा 2 इज अननोन, तो n1 बाई n2 इंटू लैम्डा 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? थर्ड ब्राइट और फोर्थ ब्राइट, तो थर्ड ब्राइट और फोर्थ ब्राइट, और ये 590 है, 590। जोक है, जोक क्यों बताता हूँ, 3/4 मतलब 75%। 590 को 600 मान लो ना, 600 का 75% 450 होता है, तो आपका आंसर 450 से थोड़ा कम आएगा, 430 समथिंग आएगा, ये 442। कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना आपको, बिकॉज दिस इज 600, दिस इज 3/4, दिस 75%, 600 का 75% कितना होता है? 450, तो 450 से थोड़ा सा आंसर कम आने वाला था, खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a Young's double slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in certain segment of the screen. When light of wavelength 600 nanometer is used, if the wavelength of light is changed to 400 nanometer, number of fringes observed in the same segment of the screen will be. ये और ये सेम है, सेगमेंट मतलब सेम डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है, तो आंसर भी वैसे ही आ जाएगा। फिर आपको n1 के लिए 12 दिया है, लैम्डा 1 600 दिया है, लैम्डा 2 दिया है 400 और n2 पूछा है। n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, n2 इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 by लैम्डा 2, n1 is 12, लैम्डा 1 is how much? 600, this is 400, ये दोनों गए, 1 और 3 जा 6 is 18, तो 18, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Young's double slit experiment is carried out by using green, red and blue light, one color at a time. The fringe widths recorded are beta G, beta R, beta B. Then, what a joke. Do you remember beta is proportional to wavelength? तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका फ्रिंज विड्थ सबसे कम। सबसे कम किसका होता है? विबग्योर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर रेड का। तो सबसे कम फ्रिंज विड्थ किसका होगा? ब्लू का, ब्लू का सबसे कम। सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का। किसका होगा सबसे ज्यादा? रेड। सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड।
उसके बाद किसका होगा ग्रीन, उसके बाद किसका होगा ब्लू, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो हमने कल नीट के पीवाईक्यू में भी किया था, यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। A beam of electron is used in Young's double slit experiment. The slit width is d when the velocity of electron is increased, कल ही मैंने बताया था। Then fringe width depends on wavelength, but as I told you wavelength is equals to h by p where p is momentum, तो wavelength is inversely proportional to v, तो equation number 1 and 2 से you get beta as inversely proportional to v। स्पीड बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा डिक्रीज होगा, कल ही सॉल्व किया था हम लोगों ने ये। अगला क्वेश्चन इज इवन बेटर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन द एडजेसेंट डायग्राम CP represents a wave front and AO and BP corresponding two rays, मतलब ये जो दो रेज है इसको बनाने वाला वेव फ्रंट कौन है, मतलब CP को बनाने वाला कौन से दो वेव्स है, दीज टू वेव्स, कौन से दो AO एंड BP। याद है क्या प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है, रिमेंबर प्लेन वेव फ्रंट इज ऑलवेज बाउंडेड बिटवीन टू रेज, तो ये दो रेज AO और BP ने मिलकर क्या बनाया प्लेन वेव फ्रंट बनाया, CP बनाया। फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P पॉइंट, P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होने के लिए आपको कंडीशन फाइंड करनी है बिटवीन द रे BP एंड द रे OP। तो ये समझ लो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हाउ मेनी रेज शुड रीच एट अ पॉइंट, 2, वेरी गुड। एक तो डायरेक्ट ही आ गया और एक ना ऐसा रिफ्लेक्ट होके आया है, यहां से यहां गया यहां से यहां गया, तो आपको पूछा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बिटवीन रे BP एंड बिटवीन रे OP। तो लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ। P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, P पॉइंट पे, मतलब जब तुमने पढ़ा कि P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट P पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब इंटरफेरेंस दो वेव्स का, कौन से दो वेव्स का, एक तो जो B से P डायरेक्ट आया, एक जो A से O से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया P तक। और आपको मैंने बताया था कि कभी भी दो 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 रेज में अगर आपको पार्ट डिफरेंस निकालना हो तो एक से दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो और इन दोनों पॉइंट्स के आगे पार्ट डिफरेंस होता है, मतलब तुम्हारा एक्चुअल पार्ट डिफरेंस ना CO और OP है, तो योर पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू रेज एट P इज CO प्लस OP प्लस समथिंग एल्स। व्हाट समथिंग एल्स, इट कम्स फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर में बताया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आता है तो क्रेस्ट बिकम्स ट्रफ, ट्रफ बिकम्स क्रेस्ट, मतलब जब भी रेयरर मीडियम से जा रहा था वेव और डेंसर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आया तो फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का होता है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है, λ/2 का होता है। तो ये जो λ/2 पार्ट डिफरेंस है ना, इट इज कमिंग ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और बहुत सारे जगह पे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है, हाँ ऐसा भी होता है। ये नहीं लिखा तो आंसर नहीं आने वाला है तुम्हारा। तो इन शॉर्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have CO plus OP plus λ/2 equals to n lambda, right? Good. Then you have CO plus OP equals to n lambda minus λ/2, तो CO plus OP equals to लैम्डा कॉमन हो गया n माइनस, मतलब 2n माइनस में ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है। और वैसे भी उन्होंने बोला है कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पहला ही बैंड होगा, ये भी इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। चलो वो देखते हैं, फिलहाल तो इसको ऐसा रखो, बाद में देखेंगे वो। तो यू हैव CO plus OP equals to 2n minus 1 by 2 into lambda। अब CO कैसे फाइंड करोगे, तो लुक एट दिस ट्राइंगल CO, इफ यू सी CO ये एडजेसेंट साइड है एक राइट एंगल ट्राइंगल का COP, जिसका ये वाला एंगल कितना है 2 थीटा है, राइट। तो CO कैसे फाइंड करेंगे, तो एडजेसेंट साइड है तो cos यूज करना पड़ेगा ना, cos of 2 थीटा।
व्हाट इज कॉस ऑफ 2 थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो CO अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? OP है, OP। करेक्ट, गुड। नाउ ये तो आ गया CO इक्वल्स टू OP कॉस ऑफ 2 थीटा। अब इशू है कि OP कैसे फाइंड करोगे? तो OP और एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, प्रोवाइडेड दैट यू पे अटेंशन हियर एंड यू लुक दिस स्ट्रेट लाइन इज D। सो ये जो दूसरा ट्राइंगल था ना, ये वाला ट्राइंगल था, इसका ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा है, अल्टरनेट एंगल्स। अब इस केस में भी तुमको कॉस यूज करना पड़ेगा, यूज कॉस। व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट साइड इज D अपॉन OP। तो व्हाट इज OP? D अपॉन cos थीटा। तो देयरफॉर CO is OP but OP is D, तो D by cos थीटा cos of 2 थीटा। राइट, ये CO मिल गया और आपको OP मिल गया। तो ये वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में तुम 2 और 3 सब्स्टिट्यूट करोगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3, therefore from equation number 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1 to 3, 1 to 3, CO, what is CO? D by cos theta, cos 2 theta, okay, plus OP, what is OP? D by cos theta equals to कितना आया था हमारा? 2n minus 1 by 2 into lambda। इसमें से D by cos theta कॉमन निकाल लेते हैं। cos 2 theta plus 1, do you know what is 1 plus cos 2 theta? हाँ, 2 cos square theta बराबर। तो D अपॉन cos theta is 2 cos square theta equals to 2n minus 1 lambda by 2। तो ये एक और ये एक हो गया कैंसल। तुमको पूछा क्या था? cos theta, ठीक है। तो व्हाट इज cos theta? इट गोज डाउन हियर। व्हाट इज cos theta? 2 वहां गया, D भी वहां गया, तो व्हाट इज cos theta? इट इज 2n minus 1 lambda अपॉन 4D। 2 और 2 4D बराबर। इन्होंने तुमको पूछा है फाइंड द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो कंस्ट्रक्टिव हो भी गया, मान लेते हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब फर्स्ट बैंड n इक्वल टू 1। तो फॉर n इक्वल टू 1 क्या आएगा आंसर आपका? cos थीटा इक्वल्स टू 2 minus 1, तो लैम्डा बाय 4D। तो cos थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4D आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी आना चाहिए, चेक कर लो। गुड है, डन। So that's it for today.